बोलो सोनिहाल। आज डॉक्टर ज्योती धनाजी खराडे, मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन्स आणि डॉक्टरेट अशा उमेदवाराचा प्रचार करायला पण मजा आहे. प्रिव्हियसली क्वालिफिकेशन यूज टू बी डिस्क्वालिफिकेशन इन पॉलिटिक्स. पण आपल्याला एक सुशिक्षित, समाजाची जाण असलेली अशी उमेदवार या ठिकाणी मिळालेली है. यहाँ के पहले के जो नगर सेवक थे, मैं तो नाम लेके ही बात करता हूँ, जयाजी नाथ. उसके जैसा गद्दार ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा. ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? गणेश नाइक ने भी गद्दारी की, पर जयाजी नाथ की जो गद्दारी है वो बड़ी शर्मनाक है. यहां से पहले नीलेश मात्रे चुनाव लड़ा करता था, बराबर है ना. मंदा मात्रे के जो लड़का है वो चुनाव लड़ा था. चुनाव आया, फिर गणेश नाइक साहब जयाजी नाथ को लेके साहब के घर पहुंचे. फिर जयाजी नाथ ने, ये ओबीसी वार्ड हो गया, बरोबर है कि नहीं? मुझे मालूम नहीं क्या पट्टी पढ़ाई गणेश नाइक ने, पर मंदा मात्रे के बेटे का टिकट कट करके साहब ने जयाजी नाथ को कंफर्म कर दिया. मंदा मात्रे का जाने का गम यह है कि मंदा मात्रे हमारे लिए पार्टी छोड़ के नहीं गए. मेरे से तो आज भी भाई बहन के हमारे दोनों के संबंध है. वो अगर पार्टी छोड़ के गई तो सिर्फ गणेश नाइक को, उसके जो कारनामे थे गणेश नाइक के, उसको खत्म करने के लिए मंदा को, वो कारनामों की वजह से बेचारी हमारी बहन ये पार्टी छोड़ गई. अफसोस इस बात का है कि इस जयाजी नाथ को शरद पवार जी ने लोक उपयोगी काम करने के लिए, जनसेवा करने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए दिए. और जब ये वारदात साहब के कान पे आई कि गणेश नाइक पार्टी छोड़ रहा है, तो मुझे याद है, मुझे पवार साहब ने कहा था कि नाथ छोड़ के नहीं जाएगा. हमने जो पहली बैठक ली कि कौन गणेश नाइक के साथ जाएगा, ये हम देख रहे थे, तो नाथ हमारे साथ बैठा था कि मैं शरद पवार जी को कभी नहीं छोड़ूंगा. साबी डैनियल था, नाथ, गुरखे, नरबागे, और तो बहुत राज खुलेंगे. अब इलेक्शन के माहौल में बहुत राज खुलेंगे. नाथ ने खुद होकर पवार साहब को फोन किया की साहेब मी तुम्हाला कधीच सोडणार नाही. 2 दिन गुजर गए, नाथ गायब. और तीसरे दिन जब अंधेरे में चांद दिखता है ना, वैसा नाथ का चांद गणेश नाइक के घर दिखा. ऐसे गद्दारों का साथ मत दे. जो मर्द के जैसे लड़े ना, तो लड़ने में भी मजा आता है. जो पीठ पीछे कटियार भोग दे, उसको अपने से दूर रखना, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो हैवान है. अच्छा है कि वो उस पार्टी में गया जो अब हैवानियत के लिए जानी जा रही है. मैं बड़ा खुश हुआ हूं यहाँ पे बैठे मेरे
सरदार भाइयों को देख के। पिछले कई दिनों से हमारे दिल्ली के इलाके में पंजाब के खेती करने वाले हमारे काश्तकार, हरियाणा के हमारे जाट भाई काश्तकार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाई बड़ा आंदोलन करेंगे। जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने पारित कर दिए, कोई भी कानून जब लोकसभा में आता है तो पारित करते समय उसके ऊपर चर्चा होती है, लोग अपने ख्यालात वहां पे पेश करते हैं। पर इस बार ऐसा कुछ हुआ कि 3 बिल 3 मिनट में पास हो गए। गणतंत्र की इतनी बड़ी हत्या गणतंत्र के उस मंदिर में कभी इसके पहले नहीं हुई। आस्ते 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 आवाज उठने लगी, क्योंकि किसानों का जो कहना था कि हमारे फसल को एक दाम निश्चित करो, वो दाम निश्चित नहीं होगा। अब किसानों का दाम कौन तय करेगा? अडानी और अंबानी। हमारे पसीने का मोल का दाम कौन तय करेगा? अडानी और अंबानी। लेकिन मोदी साहब सुनने को तैयार नहीं। पहले कहा खालिस्तानी है, फिर कहा नक्सलवाद से जुड़े हुए लोग हैं, फिर कहा कि चाइना से पैसा आ रहा है। अरे भाई, एक बार तय कर लो सच्चाई क्या है। ये तो वो लोग हैं जो इतिहास जानते हैं कि सन 1918 में 1919 में एक रोवलैट एक्ट आया, रोवलैट एक्ट, ROWLAT, रोवलैट एक्ट। वो एक्ट ये कहता था कि ब्रिटिश मनमानी किसको भी उठा के जेल में डाल देगी, आपको सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। इसके खिलाफ गांधी जी ने भी बात की, पर सबसे गर्म माहौल हुआ वो पंजाब में हुआ। और इस एक्ट के खिलाफ जालियांवाला बाग में एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग के बीच में घुस के कर्नल ओडायर ने फायरिंग की थी। उसमें हमारे हजारों सिख भाई मारे गए थे। वो कुआं था वहां पे, आपने देखा ही होगा ना, वो कुएं में बहुत जन गिर गए थे, वहां पे ही गोलियां डाल दी। इतिहास का वो जो सोनेरी पन्ना है वो ये कहता है कि इतना होने के बावजूद पंजाब के मेरे भाइयों ने आंदोलन पीछे नहीं लिया। आखिर में ब्रिटिशों को वो एक्ट वापस लेना पड़ा, तब कहीं जाके पंजाब शांत हुआ। आगे का इतिहास का संबंध किसी से नहीं है, लेकिन एक 5 साल का बच्चा दूर से ये सब देख रहा था। उसका नाम था उधम सिंह। यही उधम सिंह ने 1940 में लंदन में कर्नल ओडायर की हत्या की। जो सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, जो काश्तकार जाट और हमारे पंजाबी भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, वो उसी उधम सिंह के और जालियांवाला बाग में जो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े थे, उनकी नस्ल वहां पे बैठी है। वो झुकेगी नहीं, वो झुकने के लिए नहीं है। कि अगर एक लड़का खेती में है तो एक लड़का पाकिस्तान की सीमा पे पाकिस्तान से गोलियों झेलने के लिए तैयार वहां बैठा है। ये हमारा रिश्ता है। और हमको तुम कहते हो कि तुम खालिस्तानी हो।
उनको कहते हो कि तुम पाकिस्तान और चाइना से पैसे लेते हो, फिर लोकसभा में कहते हैं तो मैं तो एक फोन पर हाजिर हूं। अरे कोई भी चीज हो चर्चा करो, चर्चा से सब खत्म हो जाता है। आप चर्चा को भी तैयार नहीं, आप बात करने को भी तैयार नहीं, तो आपकी मानसिकता क्या है यह कैसे समझ में? मांग बहुत सीधी सादी है कि ये 3 कानून, काले कानून वापस ले लो। पर आदमी जब दिमाग से, उसके दिमाग में गुरूर जाता है तो वो जनता की नहीं सुनता। उसका अमल क्या होता है, असर क्या होता है? परसों गुरुदासपुर में चुनाव हुआ लोकल म्युनिसिपैलिटी का, आपने तो पढ़ा ही होगा। 29 सीट थी, 29 सीट बीजेपी के हाथ में से पूरी महापालिका थी। जैसे इधर गणेश नायक के हाथ में ना, वैसे उधर कोई गणेश नायक होगा, उधर भी कोई जयाजीनाथ होगा। यह गुरूर के कारण कांग्रेस ने 29 सीटें जीती और बीजेपी के हाथ में 0 मिल गया। यह है पंजाब। मुझे याद आता है जयप्रकाश नारायण का आंदोलन। ये कोई भारत में पूरा नहीं पहुंचा था। जयप्रकाश जी ने जब 1974 में यह आंदोलन शुरू किया तब उसका नाम था नवनिर्माण आंदोलन। इस आंदोलन में कौन कौन थे? नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी। गुजरात के हर यूनिवर्सिटी में आंदोलन की अंगार लगी हुई थी। इन 2 राज्यों का अंगार इतना भड़का कि आखिर में वो अंगार में इंदिरा गांधी भी हारी। किसके सामने हारी? तो जिस आदमी के खीसे में 75 पैसे नहीं थे, उस आदमी ने इंदिरा गांधी को 1,75,000 वोटों से रायबरेली में हराया। उसका नाम था राजनारायण। ये क्यों हुआ? तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि इंदिरा गांधी को सत्ता का गुरूर चढ़ गया। अब ये कहते हैं आंदोलन जीवी है। वहां पे बैठे जो काश्तकार भाई है बोले वो आंदोलन जीवी है। एक नई कौम पैदा हो गई है देश में जो आंदोलन जीवी है। तो क्या महात्मा गांधी आंदोलन जीवी थे? क्या लाला लजपत राय आंदोलन जीवी थे? क्या उधम सिंह आंदोलन जीवी थे? अगर आंदोलन नहीं होता तो हमको आजादी कैसे मिलती? 1942 का नारा नहीं लगता छोड़ो भारत, तो हमें आजादी कैसे मिलती? जहां पर भी अन्याय है, अत्याचार है, उसके खिलाफ आवाज उठेगी और उस आवाज को आंदोलन कहा जाता है। आप आंदोलन नहीं दबा सकते हो मोदी जी, क्योंकि आंदोलन करने की ताकत हमें आपने नहीं दी है। ये हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दी है, जिसने कहा है कि आप जो मन में आए वो बोल सकते हो। वैसे मोदी के स्वभाव में और गणेश नायक के स्वभाव में कोई अंतर ऐसा मुझे नहीं। मोदी भी किसी की बात नहीं सुनते और गणेश नायक भी किसी की बात नहीं सुनते। मुझे नहीं मालूम नाथ साहब ने कितने बार उठ के गणेश नायक के सामने बात की। नाथ की तो हिम्मत भी नहीं होती होगी गणेश नायक के सामने उठने की, बैठने की बात छोड़। पर ये गणतंत्र के लिए अच्छा है। ये तो तुम्हारी तकदीर है कि ये महानगर पालिका को शासन का और सिड़कों का सपोर्ट है। आज हमने ऐसे निर्णय लिए है। मेरी बहन जो बोल रही थी एफएसआयचा निर्णय तुम्ही आता बोलत होतात ना, नवीन डीसीपीआर प्रमाणे तुम्हाला या सगळ्या बिल्डिंग आता रिडेव्हलप करता येतील आणि तुम्हाला 4 आणि 5चा एफएसआय मिळेल। तो प्रश्न आम्ही आधीच सोडवलो आणि सिडको नाही बांधणार, तुम्हाला प्रायव्हेट बिल्डर आणून तुमच्या मनाप्रमाणे बिल्डिंग बांधा।
जे 5 वर्ष देवेंद्रजी फडणवीसनी चॉकलेट दाखवून आणतोय असं गाजर दाखवत तुम्हाला तरंगत ठेवलं होतं ना, ते काम आम्ही 24 तासात पूर्ण करून टाकतो. 24 तासात. त्यामुळे तो प्रश्न तर मिटलेलाच. आता राहिला तुमचा ग्राउंडचा प्रश्न, हा प्रश्न, हे प्रश्न महानगरपालिकेतले छोटे आहेत ते आपण सोडवून, पण जो मोठा प्रश्न आहे सिडकोच्या रिडेव्हलपमेंटचा, तो प्रश्न आम्ही सोडवून टाकू. इथे जर गाववाले असतील, कोणी गावं आहेत का जवळ? कुठलं गाव आहे? रोळी. हा, दिवाळा. चांगली मच्छी मिळते तिथे. दिवाळ्यामधला एखादा मित्र करायला पाहिजे आपल्याला, मच्छी बिच्छी आणून दिला आपल्याला. आमचा निर्णय हा पण पक्का झालाय की गावाचं सीमांकन निश्चित करून गावातलं एकही गरजेनुसार बांधलेल्या घराला हात लावू द्यायचा नाही, एकही पाडायचा नाही. राज्य सरकार हे लोकांना सुख देण्यासाठी असतं, लोकांच्या डोळ्यात अश्रू वाहतील हे पाहण्यासाठी नसतं. आणि शेवटी घर हे माणसाचे इथे संबंधित असतं. जुने कोळीवाडे आहेत, ऐतिहासिक कोळीवाडे, ज्याचा इतिहास 200 आणि 300 वर्षापूर्वीचा आहे. घरं 100-100 वर्षापूर्वीची आहेत. कुटुंब वाढलं, घरात 4 मुलं आली, सुना आल्या, पोरं झाली. त्या 10 बाय 20च्या खोलीमध्ये किती दिवस राहणार? जमीन आमची, जागा आमची. सिडको आज निर्माण झाली आहे, पण हे तर आमचा ऐतिहासिक आहे ना, मग त्याला मंजुरी तुम्हाला द्यावीच लागेल. आणि त्यासाठी माझ्यासारखा कार्यकर्ता तुमच्याबरोबर कायम उभा. ये छठ बातों कुछ ऐसी बातें हैं, हमेशा कहते हैं गणेश नाइक के 24 घंटा पानी हमने दिलवाया. मैं बड़े बड़े कारनामों का साक्षीदार हूं, क्योंकि इस पार्टी में 35 साल मैंने लगाया. मेरी जिंदगी के 35 साल इस पार्टी में पवार साहब के साथ गए. ये मोरबे का जो डैम है वो तैयार हुआ. इसको सरकार को इसका कोई फायदा नहीं. तो आर पाटिल जब ग्राम विकास मंत्री थे, तब उन्होंने संजीव नाइक को बुला करके ये कहा कि ये तुम खरीद लो, तुम्हारे लिए अच्छा है. और सरकार और महानगर पालिका में करार हुआ और वो डैम महानगर पालिका को दिया. मुझे नहीं मालूम आज कितने साल यहाँ पे रहते हो, लेकिन ये मुंबई बनाई किसने है? इसका बनाने वाला कौन है? किसने दिमाग चलाया कि मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट अब हटना चाहिए, वहां की ट्रैफिक, वहां पे होने वाला धंधा, बढ़ने वाली आबादी, उसको संभालने के लिए एक शहर तैयार करना चाहिए जहां पे ये सब जा सकते हैं. शायद इतिहास का परिचय आपको नहीं होगा. पहले की एपीएमसी मार्केट, पहले का फूड मार्केट, ये सब बंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में हुआ करते थे. स्वयं शरद पवार जी ने सिडको का निर्माण करके, नवी मुंबई का निर्माण करके ये सब मार्केट यहाँ पे और एक सही में कॉस्मोपॉलिटन सिटी बना. आज यहाँ पे पंजाबी है, सिंधी है, यानी ऐसा भारत, इस देश का एक भी राज्य नहीं है जिसका आदमी यहाँ नहीं रहता. यहाँ पे आसाम भवन भी है. मुझे याद है आयरोली ब्रिज का जब भूमि पूजन हुआ था तो तरुण गोगोई आए थे और पवार साहब ने, तरुण गोगोई ने मिलकर उसका भूमि पूजन किया. तो ये शहर अपने आप में भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है. ये शहर अपने आप में भारत देश का चेहरा है. अब आपको इस चेहरे पे लगे हुए काले दागों को पोंछना है, उसको पाउडर करना. जरा होश में. आपने देखा हो गणेश नाइक का एक वीडियो देखा आपने? अब आज बड़े उम्र वाले लोग यहाँ पे बैठे, शायद कभी पिक्चर भी देखे होंगे. राजकुमार को देखा? राजकुमार को जाने
ऐसे पांडरे सफेद शर्ट, सफेद पैंट और सफेद बूट डालने वाला वो राजकुमार, उस जमाने का बहुत ही पॉपुलर एक्टर था। वो भी लाहौर से ही आया था। 1947 में जो कुछ हुआ उसके बाद राजकुमार वहां से आया था। वैसे रे मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग कपूर खानदान के सही सब वहीं से आए। तो पिक्चर में वही दिखाते थे, वो राजकुमार जानी के घोड़ा लेके चलता था। आपने गणेश दैंगर वीडियो देखा? एक सफेद घोड़े को लेके ऐसे ही काला चश्मा काला पगल लगा के गणेश नाइक चल रहे हैं और घोड़ा ऐसे फिरा घुमा रहे हैं। मुझे जब मैं सोचा तो मुझे लगा वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं नवी मुंबई की जनता को इस घोड़े के जैसे घुमा रहा हूं। और ये बात सच है। जब वो शिवसेना में थे, यहाँ की जनता ने शिवसेना के साथ दिया, उन्होंने बाल ठाकरे के पीछे कटियार डाल दी, पवार साहब के साथ गए। सत्ता से उनका बिल्कुल ऐसा करीब का रिश्ता है, उनके खून में सत्ता है, वो किसी के नहीं हो सकते। खून अपना बदन छोड़ सकता है? जो खून में है वो तो दिखाई देगा। पोता, बहू, बेटी, भाई, चचेरा भाई, चचेरे भाई का लड़का, बस इन 10 लोगों के बीच में ही नवी मुंबई की सत्ता है। और किसी को कुछ मिलेगा? 5% से बचे हुए पैसे 5-5, 10-10 हजार महीने को मिलते जाए। ऐसे नगर सेवक चाहिए आपको? नगर सेवक ऐसी होने चाहिए जिसकी पढ़ाई अपने आप में उसकी पहचान। आज कोई पीएचडी करता है मुंबई यूनिवर्सिटी से, आसान बात नहीं है। और इसीलिए एक परिवर्तन का माहौल तैयार करो, एक परिवर्तन लाने की जरूरत है। जो गुरुदासपुर में हुआ वो नवी मुंबई में होना चाहिए, ये कसम खावा। मौका हाथ में आया है, इसे छोड़ना मत। मौका बार बार नहीं आता है। और सलमान खान ने कहा ना, मौका तो सभी को मिलता है। तो आपको मौका मिला है। ये बताओ कि तुम जिस घोड़े के साथ चलते हो, तुमको उस घोड़े पे उठा करके हमको मुरबाड़ भेजना। अब तुम हमको घोड़ा मत चलो। और इसलिए मैं आज कम बात करने वाला था। मैं ये तय करके आया था कि आप भाषण नहीं करूंगा। जरा आज सुबह से भाषण करते घूम रहा हूँ, अंबरनाथ इधर उधर घूमना है क्या है। लेकिन मेरे सरदार भाइयों को देख के, वो जो सरदारों के साथ हो रहा है, उस पर चंद बातें करने की आवश्यकता मैंने जानी। और इसलिए मैं बोलने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ का निर्णायक वोट, डिसिसिव वोटिंग आपका है। एक वोट यहाँ का वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का वोट जब आप गणेश नाइक को देंगे, नाथ को देंगे, तो ये समझ लेना आप नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। नाथ आके ये कहेगा ये तो लोकल इलेक्शन है। वो तो बीजेपी ने गुरुदासपुर में भी कहा था, लेकिन वहां के सरदारों ने नहीं सुना और 29 के 29 वोट जाके दे दिए कांग्रेस को और दिल्ली महानगर पालिका कांग्रेस को। आप भी गुरुद्वारा में बात कीजिए कि ये लोकल इलेक्शन नहीं है, ये जमीन से चुनने वाले इलेक्शन है, जो आखिर में जाके मोदी को ताकत देते हैं। तो अगर मोदी के हाथ को लगाम लगाना है, उसके गुरूर को रोकना है, तो मेरे भाइयों और बहनों, ये मौका आया है, उस मौके को हाथ से मत जाने दो। जय हिंद।